दैट इज़ अ शेयर बेस्ड पेमेंट। इसके सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू कमेंट 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 एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। सो हेलो एवरीवन, अपन कर रहे हैं रिकॉर्ड नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ इंडियाज़ 20 गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ पे अपन गवर्नमेंट ग्रांट के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9। ओके, सो स्टे कनेक्टेड टू मी एंड सॉरी फॉर द वॉइस, अगर ये ख़राब आ रही थी तो अभी ठीक आएगी। सो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी इंडियाज़ 20। ओके, इंडियाज़ 20 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से चालू करके टोटल कितने क्वेश्चन अपन को करने हैं यहाँ पे एक बार देख लेता है। सी टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन है जो अपन को देखना है। तो फटाफट मेरा टारगेट रहेगा कि इसके सारे क्वेश्चन एक बार आपसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लूँ और जो सॉल्व कराने वाला है उसे सॉल्व भी करा दूँ। ओके, सबसे पहले एक बार बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। वन नोट खुला नहीं है क्या मेरा? सी ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है सारी चीज़ें। अब अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं नया इंडियाज़ 20 दैट इज़ द गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, यहाँ पे ना मैं बेसिकली फटाफट बताता हूँ कि क्या क्या मेजर चीज़ें अपन देखने वाले हैं गवर्नमेंट ग्रांट में ना। एक तो अपन गवर्नमेंट असिस्टेंट नाम सुनेंगे कुछ। ओके, इस इंडियाज़ के अंदर मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पैसा नहीं दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर आपको छूट दे देती है। ठीक है, जैसे कि आपको लाइक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है। ओके, ऐसे करके आपको दे देगी, तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है। लेकिन ये जनरली सभी के लिए होती है जो उस फील्ड में है। ठीक है, सभी के लिए, स्पेसिफिक आपके लिए नहीं होगी। आप जिस इंडस्ट्री में हो वो सभी के लिए होती है। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? वो आपको कोई भी ग्रांट देगी ना, लाइक मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, किसी भी वे में, जो कि स्पेसिफिक आपके लिए ही होगी, तो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट होती है। इसकी अकाउंटिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सी अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ग्रांट जब भी अपन देखेंगे, ओके, गवर्नमेंट ग्रांट जब भी हम देखेंगे तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ओके, क्या चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको, अकाउंटिंग पार्ट की अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं। अकाउंटिंग में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो ग्रांट मिली है, एक तो या तो वो रेवेन्यू नेचर की है, ओके, या फिर वो कैपिटल नेचर की है। रेवेन्यू नेचर की है मतलब कि आपको गवर्नमेंट ने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए नॉर्मली ही दी है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 चीज़ें देखनी है कि क्या कोई कंडीशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने लगाई है यहाँ पे, या फिर विदाउट एनी कंडीशन है। ओके, तो विदाउट एनी कंडीशन है ना, तो अपन इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और किसके अंदर जाएगी ये? पीएनएल के अंदर जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। लेकिन अगर वहीं पे मेरी कोई कंडीशन अटैच है, तो कंडीशन अटैच है तो इस केस के अंदर जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तब मैं उसको क्या करूँगा, पीएनएल के अंदर लेके चला जाऊँगा। गॉट इट? लेकिन वही कैपिटल नेचर किया है, लाइक किसी असेट के रिगार्डिंग मिल गई मेरे को, पीपी के रिगार्डिंग मिल गई। ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन है कि लाइक जो कंडीशन ही है वो हर साल वेस्ट होनी है, 5 सालों के अंदर वेस्ट होनी है, तो एक तरह से कैपिटल नेचर की होती है जो ओवर द पीरियड आपको मिलने वाली है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे आपको अगेन वही चीज़ें देखनी है कि विदाउट एनी कंडीशन है। ठीक है, विदाउट कंडीशन है। ओके, या मेनली है ना विदाउट कंडीशन ही होती है। तो अब अपने यहाँ पे ना मान लो पीपी यानी कोई भी एसेट के रिगार्डिंग मिली है, तो इसको भी अकाउंट करने के 2 तरीके होते हैं। क्या क्या? पहला तरीका तो ये है कि आप एसेट की वैल्यू ले लो। एग्जांपल के लिए 5 करोड़ की एसेट थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी आपको 2 करोड़ की। ओके, और आप 3 करोड़ के ऊपर नेट वैल्यू के ऊपर है वो एसेट को ले जाओ। ओके, मतलब आप जब एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे ना, तो ये 3 करोड़ के ऊपर ही करोगे। ओके, 5 करोड़ और फिर 2 करोड़ की सब्सिडी दिखा के 3 करोड़ के ऊपर एसेट रिकॉग्नाइज करोगे। ओके, एक तरीका तो ये है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है, लाइक 5 करोड़ की मिली थी, 5 करोड़ की सब्सिडी मिल गई, तो आपका 1 रुपये लगा, 0 रुपये लगे, फिर भी आप इसे एक नॉमिनल वैल्यू यानी कि 1 रुपये के ऊपर दिखा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि सिस्टमेटिक मैनर के अंदर है, यानी कि डेप्रिसिएशन के रेशियो में आप क्या करोगे, सिस्टमेटिक बेसिस पे आप इसे पीएनएल में लेके जाओगे। ओके, वो ये सिस्टमेटिक बेसिस क्या होता है? नॉर्मली डेप्रिसिएशन का
रेशियो होता है, लाइक जैसे SLM फॉलो करो तो SLM या WDV करो तो WDV, तो वो वाला मेथड यहाँ पे फॉलो करना है आपको। लाइक फिर आप क्या करोगे, उस केस में आप 5 करोड़ की पूरी एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, 5 करोड़ की, और लाइबिलिटी साइड में 5 करोड़ की ग्रांट आ जाएगी। तो इधर से आप डेप्रिसिएशन लेके जाओगे और इधर से आप ग्रांट को ओवर द पीरियड है वो क्या कर दोगे एक तरह से ये डेफर ग्रांट है, ओके। डेफर ग्रांट को आप क्या करोगे, ओवर द पीरियड है वो रिकॉग्नाइज करोगे PNL के अंदर। ये एक तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था जो मेरे को एक बार समरी में मैंने आपको बताया 2-5 मिनट के अंदर, ठीक है, वो PNL में चला जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आराम से डिस्कस हो जाएगी। सी ए लिमिटेड है, उसने सोलर पैनल इस्टेब्लिश किया है टू सप्लाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने वाला है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ओके। जो कॉस्ट है ना सोलर पैनल की वो कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़ है वो क्या आपकी यहाँ पे कॉस्ट है, विथ ए यूज़फुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। और जहाँ पे आपके पास में 10 ईयर की क्या है, यूज़फुल लाइफ है, ग्रेट। जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है वो कौन से बेसिस पे है, वो SLM बेसिस पे है, ग्रेट। जो गवर्नमेंट है वो 50 लाख रुपए देती है एज ए सब्सिडी। तो एग्जामिन कीजिए किस तरह से गवर्नमेंट ग्रांट है वो रियलाइज़ होगी किस तरह से गवर्नमेंट ग्रांट को आप रियलाइज़ करोगे। आल्सो ये भी स्टेट कीजिए कि सेम विल बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आप इसको कैसे डिस्क्लोज करने वाले हो, ओके। सी 1 करोड़ की ग्रांट मिली है सोलर पैनल के लिए, 10 साल की इसकी लाइफ है। मतलब जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया ना ये वाला, ये मेरे को एसेट के लिए मिल रही है, ठीक है। तो एसेट के केस में 2 ट्रीटमेंट है, या तो उसकी वैल्यू से लेस करके दिखा सकता हूँ या फिर सिस्टमेटिक बेसिस पे डेप्रिसिएशन में लेके चला जाऊँगा, यानी कि 10 सालों के अंदर उसको राइट ऑफ कर सकता हूँ। गवर्नमेंट ने 50 लाख सब्सिडी दी है, ठीक है। तो अब ऑप्शन 2 है मेरे पास में, एक तो 50 लाख पर ही एसेट बुक करूँ, ये मेरा नेट मेथड है, और एक ग्रोस वाला जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, एसेट भी बुक करूँगा 1 करोड़ की, और दूसरी साइड में लाइबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगी 50 लाख की, और दोनों को डेप्रिसिएशन की तरह है ना मैं क्या करूँगा, अमोर्टाइज करूँगा ओवर द पीरियड। सी ए लिमिटेड विल सेटअप 50 लाख एज डेफर्ड इनकम, उन्होंने कहा डेफर्ड इनकम कर लो, यानी कि ये वाला मेथड कराया उन्होंने फॉलो, ओके। एंड विल क्रेडिट 5 लाख इक्वली टू इट्स 10 ईयर, अगले 10 सालों में 5 लाख इक्वली डिवाइड करते जाओ। अल्टरनेटिवली आप इसमें से 50 लाख में से डिडक्ट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल में से 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रिड्यूस कर दो, तो उस केस में फिर आपको 50 लाख ही रिकॉग्नाइज करना है और 50 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका कोई इम्पैक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। नॉर्मली अगर आप 1 करोड़ पे लेके जाओगे तो 10 लाख का आपका यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में PNL के, और 5 लाख का क्रेडिट आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट। तो अल्टीमेटली 5 लाख का ही नेट इफेक्ट जाएगा, चाहे आप उससे करो चाहे इससे करो। अदरवाइज आप नॉर्मली क्या करने वाले हो, आप डायरेक्टली 5 लाख इधर ही कर दोगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, ए लिमिटेड है वो इस्टेब्लिश करती है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बैकवर्ड एरिया में जो कि 5 एकड़ की ज़मीन रिक्वायर करता है। गवर्नमेंट ने लैंड है वो एक लीज होल्ड बेसिस पे दी है, एक नॉमिनल वैल्यू जिसकी कितनी है 10,000 पर एकड़ है, 10,000 पर एकड़ है, ओके। और कितनी है, 5 एकड़ के रेट से दी है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 50,000, ओके। लेकिन फेयर वैल्यू कितनी है 1 लाख। तो अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको असिस्टेंस दे दी 50,000 रुपये की, तो वही बात है, नेट करके दिखा दो, सीधी बात, 50,000 के ऊपर रिकॉग्नाइज कर लो एसेट को, समझ गए। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, गवर्नमेंट ने गिव किया एक ग्रांट 10 लाख रुपए की फॉर R&D ऑफ HN, मतलब कि ये कोविड वैक्सीन है एक तरह से, ये समझ के चलो। कोविड वैक्सीन के लिए आपको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है कि भाई रिसर्च करके दो और मैं डोज बना के दे दो। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है ग्रांट के रिगार्डिंग, तो एग्जामिन कीजिए किस तरह से गवर्नमेंट इसको रियलाइज करेगी। अरे भाई गवर्नमेंट कैसे रियलाइज करेगी, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। सी 10 लाख रुपए दिए हैं इस वैक्सीन की रिसर्च के लिए। अब पहले मेरे को बताओ क्या यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या, कंडीशन बस एक कंडीशन है कि आपको इस वैक्सीन की रिसर्च के लिए ये यूज़ करना है, तो वो तो उसका बिजनेस है तो वो उसी के लिए यूज़ करेगी। इसके अलावा और कोई कंडीशन है क्या जो कंप्लाई करनी है, इसको नहीं करनी, तो ये इमीडिएटली PNL में रिकॉग्नाइज कर लेगी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ। अब आते हैं 4 में। गवर्नमेंट ने ग्रांट दिए 10 लाख रुपए की HN1 वैक्सीन के लिए ए को, ओके। इवन दो सिमिलर वैक्सीन है वो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल के लिए कैंसर की मान लो, ओके। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए दिया आपको, ओके, कि भाई आप वैक्सीन बनाओ। ऑलरेडी मार्केट में है क्या, है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, ओके। आपको सस्ती वैक्सीन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, एंड इन्होंने इंश्योर किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह से करेगी
2 सालों के अंदर, एंड द कॉस्ट बिकम डाउन बाई एटलीस्ट 40%, और कॉस्ट है वो 40% से कम बचेगी। तो अब देखो यहाँ पे 2 साल का पीरियड है, तो 2 साल के लिए डेफर होगी ग्रांट, और 2 साल के पीरियड में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन ओके अब यहाँ पे ऑप्शन है इसके पास में, वो इमीडिएटली भी कर सकती है एज ए डेफर इनकम, एंड 2 सालों के अंदर है वो रिकॉग्नाइज कर लेगी। अब एक विलेज है, एक गांव है जहाँ पे एक आर्टिसन रहता है इन ए डिस्ट्रिक्ट, जो कि डिवास्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। भाई मान लो आप नेपाल में रहते थे, वहाँ पे अर्थक्वेक हुए, मान लो ये अपना आया था उत्तराखंड में जो आया था, उत्तराखंड में आया था भूकंप, आंधी तूफान जो भी था, वो कुछ नेचुरल अटैक आया था, उसके कारण क्या हुआ कि आपका डिवोर्स्ड हो गया है। ओके बहुत अच्छी बात, बहुत गलत हुआ उनके साथ। ए लिमिटेड है वो ऑपरेट कर रही थी उस डिस्ट्रिक्ट में एंड वाज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द आर्टिसंस, और अब ए लिमिटेड ने इनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट ने ना इसलिए इनको 10 लाख रुपए की ग्रांट दे दी कि आप 100 आर्टिसंस और रिहेबिलिटेड जो भी है ना, उनको 3 सालों के अंदर आप रिहेबिलिटेट करोगे। गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया 2 लाख रुपए, एग्जामिन कीजिए गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब 10 लाख देने का वादा किया है, 2 लाख रुपए आपको अभी दे दिए हैं, और बोला है कि 100 आर्टिसन को है ना आपको क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है, मतलब दूसरी जगह ले जाके उनको बसाना है। तो सी यहाँ पे 10 लाख की वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी गवर्नमेंट ग्रांट की, वो डेफर्ड इनकम करेगी, क्योंकि यहाँ पे अब उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल असेट बन चुकी है कि वो गवर्नमेंट से पूरा पैसा रिकवर करे। लेकिन यहाँ पे जब तक ये नहीं करती है गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अब इसके ऊपर रिलायबिलिटी क्या है कि 100 आर्टिसंस को इसको रिहेबिलिटेट भी करना है 3 सालों में, तो उसके लिए वो कंटिजेंट लायबिलिटी या कंटिजेंट एसेट जो भी इसको इंडेक्स 37 से अप्रोप्रिएट लगे वो करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। और जैसे जैसे वो द मैनर इन विच ग्रांट इज रिसीव्ड, वो अकाउंटिंग मेथड को इफेक्ट नहीं पड़ेगी, इसीलिए ग्रांट है वो अकाउंट कर ली जाएगी उसी मैनर में जैसे जैसे ये रिसीव की जा रही है, कैश में या फिर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट और इन फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, कि या तो आप नॉन मॉनेटरी एसेट के फॉर्म में या फिर लायबिलिटी के रिडक्शन के फॉर्म में, तो जैसे मिलेगी वो रिकॉग्नाइज कर लेगी। मेन बात क्या था, 2 लाख मिला है, 2 लाख रिकॉग्नाइज अभी कर लेगी, बाकी है वो एक तरह से कंटिजेंट एसेट रिकॉग्नाइज कर लेगी कि भाई 8 लाख इसको मिलने वाले हैं। ओके उसके बाद में जैसे जैसे इसको मिलते जाएंगे वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी। कंडीशन ये 100 आर्टिसंस की है, तो वो देखेगी अगर वो कंप्लाई कर पा रही है विद इन ए ईयर तो पूरी रिकॉग्नाइज कर लेगी, अदरवाइज 3 सालों के अंदर करेगी तो फिर ये 10 लाख के अमाउंट को 3 सालों के अंदर है वो डिवाइड कर देगी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी लिमिटेड ने फॉलोइंग ग्रांट्स रिसीव किया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर इट्स न्यूली स्टार्टेड फार्मास्यूटिकल बिजनेस। 20 लाख रिसीव किए इमीडिएट स्टार्टअप ऑफ बिजनेस के लिए विदाउट एनी कंडीशन। भाई बिना किसी कंडीशन का आपको क्या करना पड़ रहा है, इमीडिएट स्टार्टअप करो, तो बिना किसी कंडीशन के है तो इमीडिएटली कहाँ डाल दो, SOPL के अंदर। भाई इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ PNL में ट्रांसफर करो। सेकेंड है 50 लाख रिसीव हुए हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज विथ फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन क्या है कि 20% चीपर होनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस से, एंड ये एज पर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इन अकॉर्डेंस विथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो जाती है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, अदरवाइज जिस दिन ये हो जाए आपकी क्वालिफाई हो जाए, आपको लगे कि हाँ 20% चीपर हो गया है, तो उतने पीरियड के अंदर ये रिकॉग्नाइज कर लेगी। 2 एकड़ की लैंड दी है गवर्नमेंट ने जिसकी 10 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है, वो फ्री में इनको मिल गई, तो अब वो असेट को नॉमिनल वैल्यू पे भी दिखा सकते हैं, यानी कि 1 रुपये के ऊपर, या फिर वो इसको 10 लाख पे रिकॉग्नाइज करके ग्रांट को 10 लाख को क्या कर देंगे डेफर कर देंगे, और ओवर द पीरियड मतलब क्या करेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे डेप्रिसिएशन के रेशियो में। जो 2 लाख है वो रिसीव हुए हैं परचेज ऑफ मशीनरी के लिए, जो कि 10 लाख रुपए की है। यूजफुल लाइफ जो मशीनरी की है वो 5 साल है, तो डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी इज टू बी चार्ज ऑन SLM बेसिस। तो क्या बोला कि 2 लाख आपको मशीनरी को खरीदने पे लगे हैं, ओके 10 लाख की, एंड इसकी 5 साल की लाइफ है, तो ये ओवर द पीरियड हो जाएगा। ओके 2 लाख है वो डेफर्ड इनकम में चले जाएंगे, और हर साल 5 सालों के अंदर बंटेंगे ना, तो 40,000 रुपये उधर चले जाएंगे। वही 10 लाख की एसेट है, तो 10 लाख को अपन 5 साल में करेंगे तो 2 लाख का हर साल का डेप्रिसिएशन होगा, और 40,000 का क्या होगा आपका गवर्नमेंट ग्रांट। तो अल्टीमेटली PNL पे इफेक्ट कितने का आएगा, 1,60,000 का इम्पैक्ट आएगा। अब एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा क्या है, आप 8 लाख डिवाइड बाई 5 कर दो तो भी आपका 1,60,000 का ही डेप्रिसिएशन जाएगा हर साल। ओके ये दोनों तरीके, ये एसेट वाला ट्रीटमेंट हो गया।
यहाँ पे 20 लाख को इमीडिएट स्टार्टअप बिजनेस है तो इमीडिएटली है, कोई कंडीशन नहीं है तो पीएनएल में चला जाएगा। एक्सपेंस एज रिलेटेड कॉस्ट है तो ये कंप्लाई करता है कंडीशन अटैच विद द ग्रांट को। एंड लैंड है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी फेयर वैल्यू में 10 लाख में, एंड गवर्नमेंट ग्रांट है वो प्रेजेंट की जाएगी बैलेंस शीट में। मतलब दोनों तरीका है, अल्टरनेटिव भी यहाँ पे बोल दिया है कि अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। एमएनसी लिमिटेड जो है ना उसने रिसीव किए ग्रांट इन द नेचर ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स, जहाँ पे इनको ईपीसीजी का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या सेम इस गवर्नमेंट ग्रांट? तो बताओ ईपीसीजी में बताऊँ, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की ईपीसीजी स्कीम क्या होती है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ओके, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप एक काम करो, कैपिटल गुड्स है वो बाहर से इंपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर जो भी आपकी कस्टम ड्यूटी पे होगी ना हम आपको रीपे कर देंगे, वो ईपीसीजी का बेनिफिट मिल जाएगा आपको। अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड ईयर के अंदर है वो इतनी वापस से एक्सपोर्ट कर दी उससे गुड्स बना के, तो अब ये तो सभी को मिलती है, कोई ये तो है नहीं कि आपको मिली है, तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, ग्रांट के पर्पज से कोई नहीं होगी। गवर्नमेंट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पोस्ट और फ्यूचर कंप्लाइंस, और इसीलिए यह एक्सक्लूड करती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस which cannot reasonably have a value placed upon them and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में ही कवर हो जाता है। ओके, और इसीलिए इन गिवन केस एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी अंडर ईपीसीजी है वो गवर्नमेंट ग्रांट है एंड शुड बी अकाउंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियाज 20। इंडियाज 20 डिफाइन करता है ग्रांट को कि वो एसेट के रिगार्डिंग होनी चाहिए एंड ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है वो एज फॉलो। अब ग्रांट की डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट बता रखी है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्या होती है वो बता रखा है, उसका प्रेजेंटेशन बताया और साथ में लास्ट में बता दी कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। कि पैरा 12 बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी पीएनएल में ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द पीरियड इन विच द एंटिटी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस एंड रिलेटेड कॉस्ट फॉर विच द ग्रांट्स आर इंटेंडेड टू कंपनसेट। तो जितना टाइम आपको कंपनसेट करेगी उतने टाइम में आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये एमटीपी मई 21 में भी आ रखा है, आरटीपी मई 20 में भी आ रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्लीन रिवर वाला है, ये अभी भी आया था क्वेश्चन। ओके, तो क्लीन रिवर प्रोजेक्ट के लिए आपको जो सब्सिडी या फर्स्ट ग्रांट मिला है ओके वो इनटू इफेक्ट ऑफ वेरियस केमिकल्स वेस्ट है एंड जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर। हाउएवर कोई भी मेजर स्टेप है वो कंप्लीट नहीं किए गए रेनबो लिमिटेड के द्वारा ताकि वो रिसर्च को कमेंस कर सके ऑन 31 मार्च 2022। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बस उसका ना ये है कि उसको पैसे यहाँ पे लगाने हैं, तो यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो क्या कर देगा इमीडिएटली इसकी पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। जो सेकंड ग्रांट है वो कॉमर्शियल डेवलपमेंट है एक नए इक्विपमेंट का जो कि इको फ्रेंडली सब्सटीट्यूट होगा एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट का। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो इन्होंने कॉन्फिडेंटली असेस कर लिया है कि अप्रैल 2003 में इनका हो जाएगा। तो अगेन ये भी सेटिस्फाइड कंडीशन है तो यहाँ पे भी वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आगे एक्सटेंड होती है तो फिर उस केस में हो सकता है। मतलब देखो अब यहाँ पे ना ये 2 क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ तक तो नॉर्मल ग्रांट रिकॉग्निशन का था ओके कोई दिक्कत नहीं थी, ये 31/3/2 की बात कर रहा था ओके। अब बात आती है कि 6 महीने बाद में क्या हुआ, ड्यू टू फ्लड नियर वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज इंटायर प्रोडक्शन है वो लॉस्ट हो गया एंड रेनबो लिमिटेड को शट डाउन करना पड़ा फैक्ट्री को 3 महीने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनसेशन पैकेज दिया सभी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को जो कि अफेक्ट हुए हैं फ्लड से। तो ये तो सभी को मिला है, तो अपन को कोई गवर्नमेंट ग्रांट है क्या बताओ, सोचो। एज पर द स्कीम रेनबो लिमिटेड इज इंटाइटल्ड टू ए कंपनसेशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ सेल्स फिगर। तो पिछले 3 महीने की जो भी सेल होगी उस फिगर का इसको एक एवरेज मिलेगा कि फ्लड के कारण आपका इतना लॉस हुआ है विथ नेसेसरी फिगर्स। तो 23 जून को है वो उन्होंने फाइल कर दिया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेनबो है वो 31 मई 2002 को अडॉप्ट किए गए थे जो कि क्लेम फ्रॉम वुड नॉट हैव बीन फाइल्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। ओके 31 मई तक है वो क्या हो जाना चाहिए था, वो अडॉप्ट हो गए थे, लेकिन इस डेट तक इन्होंने क्या नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल नहीं की। इन्होंने कब फाइल की, 30 जून से पहले करना था और 31 मई को ही इन्होंने कर दिया था, तो पहले ही कर दिया कंप्लाइंस में। तो सजेस्ट कीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन दोनों ग्रांट का जो कि फ्लड से रिलेट करती है एंड कंपनसेशन क्या होगा। तो सी पहले में क्या था, क्लीन रिवर प्रोजेक्ट था, तो वो क्या कर लेंगे इमीडिएटली पीएनएल में ले जाएंगे। अल्टरनेटिवली वो क्या कर सकते हैं
ओवर द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड भी ले जा सकते हैं। सेकेंड ग्रांट के अंदर इनिशियली मैं उसे डेफर करूँगा, जैसे जैसे कंडीशंस कंप्लीट होती जाएगी एसेट की यूजफुल लाइफ में, तो उसको सिस्टमेटिक एंड रेशनल बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज कर लूँगा। ओके, तब तक के लिए उसको मैं एज ए लाइबिलिटी शो करूँगा बैलेंस शीट के अंदर। ओके, कितने की? 1,00,000 रुपये की ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ टू कंपनसेट द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अल्टरनेटिवली 1,00,000 को मैं कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट से भी रिड्यूस कर सकता हूँ। और जो फ्लड रिलेटेड कंपनसेशन है, तो रेनबो लिमिटेड है, वो एबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली आफ्टर 31 मई 2002 है, और ऑल दो जो फ्लड है वो सितंबर 2001 में हो गई थी, एंड लॉस वाज इनकर्ड ड्यू टू फ्लड रिलेटेड टू द ईयर 2001-2। इसलिए एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट इन ईयर व्हेन द एप्लीकेशन वाज रिलेटेड टू इट इज सबमिटेड। तो जिस साल आपने एप्लीकेशन सबमिट किया ना, तब आपको राइट मिला है कि आप उसको रिसीव कर सकते हो कंपनसेशन को। तो जिस साल की आपने एप्लीकेशन, उस साल आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तो वो ईयर कौन सा है? 2001-2 है या 2-3 है? तो 1-2 में कुछ नहीं करेगी, कुड नॉट बी सबमिटेड, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल है वो सेल्स फिगर नहीं आई थी, तो इन्होंने 2-3 में किया है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ था। इन्होंने यहाँ पे डेट दी थी कि फॉर विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 30 जून 2002, 31 मई 2 को इन्होंने कर दी थी। ओके, और सितंबर 2001 में फ्लड आई थी, और 3 महीने का पीरियड अफेक्ट हुआ था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने रहा, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में नहीं किया हमने, मई में जाके किया है। तो यहाँ पे अभी के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। 2002-3 के अंदर है वो क्या करेगी? वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी। तो रेवेन्यू कब होगी? 2002-3 के अंदर है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी यहाँ पे गवर्नमेंट की, मतलब कि इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर लेगी क्या? गवर्नमेंट ग्रांट को। लेकिन 2001-2 में कोई ट्रीटमेंट होगा? नो। ओके, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि बोलता है कि ए लिमिटेड ने रिसीव किया है गवर्नमेंट से एक लोन 5% की इंटरेस्ट रेट पे, जबकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है? 12%। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 7% का बेनिफिट दे रहा है इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो बताओ अब यहाँ पे कैसे करना है अपन जैसे इंडेस 109 का क्वेश्चन करते थे ना, तो वहाँ पे अपन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकालते थे। ओके, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। ओके, हम क्या कहेंगे कि 50 लाख का लोन अगर हमें 12% पे मिलता, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो सी मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, सी 9 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि देखो मेरा पेमेंट कब कब हो रहा है, कितना कितना हो रहा है। मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ईयर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ईयर 1 2 3 4 5, 5 सालों का ही है ना। हाँ, 1 ईयर के अंदर 50 लाख पे 5% का इंटरेस्ट का पेमेंट जाएगा मेरा, ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट 5%। तो 50 लाख के ऊपर कितना हुआ? 5%, यह है मेरा 2.5 लाख रुपए। ओके, तो हर साल मेरा 2.5 लाख रुपए तो जाएगा ही जाएगा इंटरेस्ट का, राइट। और यहाँ पे कितना जाएगा? 50 लाख मेरे को मूल तो देने ही पड़ेंगे, साथ में 2.5 लाख रुपए ब्याज के, तो 52,50,000 रुपये जाएंगे। ओके, अब मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? एट द रेट 12% से लूँगा, क्योंकि मेरे को रियल में 12% की रेट लगनी चाहिए थी, लेकिन हुआ कितना था? मेरे को 5% से मिला था। तो 12% से करूँगा, तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर ये दे रखा यहाँ पे, और टोटल कितनी डिजिट दे रखी है? 3 6 डिजिट दे रखी है। तो पूरा हमको कंसिडर करना पड़ेगा 0.892856, इसका क्या रहा? 0.79, टाइप क्यों नहीं हो रहा? 7193, इसका क्या है? 0.711779, एंड इसका क्या है? 0.635517, और इसका कितना है? 0.567427। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और इसका जो टोटल आएगा ना, ये मेरा क्या है? रियल में लोन वैल्यू है, और जो मेरा एक्चुअल अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ वो कितना था? 50 लाख। तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या आ जाएगी? मेरी गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगी। सी कितनी आ रही है यहाँ पे?
0.892856 प्लस 0.797193 प्लस 0.711779 प्लस 0.635517 प्लस ये हो गए मेरे 3.03। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे अमाउंट सेम है, तो मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर एक की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ओके, इन चारों की वैल्यू कितनी आएगी मैं टोटल लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2.5 लाख, तो ये मेरा आ गया 7,59,336.25। और इसकी कितनी आएगी 52,50,000 इंटू 0.567427। ओके, ये आया मेरा 29,78,991.75। तो ये टोटल हो गया मेरा 37,38,328। तो मतलब मेरी लोन की वैल्यू तो एक्चुअल में इतनी ही थी, गवर्नमेंट ने मुझे दिए कितने 50 लाख रुपए, तो मतलब कि 12,61,672 रुपये का उन्होंने मेरे को क्या दिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट दिया है। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट है वो सिस्टमेटिक बेसिस पे, यानी 5 सालों के पीरियड में मैं कहाँ भेज दूंगा, सिस्टमेटिक बेसिस होगा क्या, देखो हाँ 5 साल में लोन का बेनिफिट मिलेगा, तो सिस्टमेटिक बेसिस में मैं PNL में ट्रांसफर करूँगा। सिस्टमेटिक बेसिस होगा या इमीडिएट होगा वो देखना है। एक बार अमाउंट देख लो, 12,61,672, 12,61,672 और 37,38,328, 37,38,328 मैच हो रहा ना अमाउंट। तो ये मेरी इनकम होगी, बैंक डेबिट टू डेफर इनकम टू लोन अकाउंट। ओके, ये डेफर इनकम क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट है, ये रिकॉग्नाइज होगी PNL में, और ये इमीडिएटली होगी, 5 सालों में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आपको आज ही पैसे दे दिए, इसके साथ में कोई कंडीशन तो है नहीं कि भाई आपको 5 साल के लिए मिली है, नहीं, ये तो आज के रेट में मिल गई। बाकी 37,38,000 है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे है, तो वो गवर्नमेंट ने आपको लोन पे दिया है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ए लिमिटेड ने ग्रांट रिसीव किया है 10 लाख रुपए की डिफ्रे करने के लिए एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ग्रेट। एक्सपेक्टेड एनवायरमेंट कॉस्ट है वो 3 लाख रुपए पर एनम होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख की ग्रांट दी है। तो बताओ 10 लाख हर साल 5 सालों के लिए मिले ना, तो हर साल ये डेफर कर देंगे अपन, और 5 सालों के पीरियड में इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी लीगल टेक्स्ट है, आप पढ़ लेना। ओके, स्टेटमेंट ऑफ PNL में क्रेडिट कर दो, ठीक है, लेकिन कितना क्रेडिट करेंगे 5 सालों में 10 लाख रुपए, तो 1 साल के कितना 2 लाख रुपए हर साल क्रेडिट हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, खर्चा जो 3 लाख का है, 3 लाख में से 2 लाख घटा के 1 लाख का खर्चा बुक कर दो, चाहे दोनों आपके पास में ऑप्शन है। समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने ग्रांट रिसीव किया है 10 करोड़ रुपए की 2001-2002 के अंदर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी फॉर सेलिंग गुड्स एट ए लोअर प्राइस टू लोअर इनकम ग्रुप पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ 2 ईयर्स। कि भाई 2 सालों के पीरियड के अंदर, 2 साल का जो पीरियड है उस बीच में इनको 10 लाख रुपए की 10 करोड़ की ग्रांट है ना मिली हुई है कि ये अपना प्रोडक्ट सस्ते में सेल करें। ए लिमिटेड ने अकाउंट किया है ग्रांट को एज ए इनकम इन द ईयर 2001-2 वाइल अकाउंटिंग फॉर द ईयर। लेकिन ये कब तक करना है इनको, सी यहाँ पे अगले 2 साल का कंडीशन है। ओके, तो 2 साल में इसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, तो रीजनेबल एश्योर है कि वो कंडीशन कंप्लाई कर लेंगी। ओके, तो बताओ 2001-2 में वो इश्योर थे और उन्होंने सारी ये रिकॉग्नाइज भी कर ली, लेकिन 5-6 में क्या हुआ, धोखा हो गया इनके साथ में। हुआ क्या, ए लिमिटेड के मैनेजमेंट तो खुश हो गए थे यहाँ पे कि भाई मेरे को 10 करोड़ की ग्रांट मिल गई है, और उन्होंने लोअर इनकम वालों में डिस्ट्रीब्यूट करके सस्ते प्रोडक्ट में थोड़ी फेक सेल दिखा के अपने घर में रुपए ले गए थे और खर्च के पार्टियाँ करके ऐश कर ली थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, ओके, और हमें हमारा पैसा वापस दो, रिफंड का नोटिस दे दिया। ओके, ए लिमिटेड के अब जो डायरेक्टर है उनका पसीना छूट रहा है कि भैया अरे ये क्या हो गया, अपन से तो गवर्नमेंट ने पैसा वापस मांग लिया। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में चले गए। वो सोचे कि कोर्ट हमें समाधान देगी। कोर्ट बोले कि अच्छा अब तुम्हारे इस पाप में मैं भी भागी बनूँ, तो वो नहीं चलेगा, और इसीलिए कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया इनको और कहा कि पूरा का पूरा रीपेमेंट करो। अब क्या होगा, ग्रांट पूरा का पूरा रीपे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस केस में इंडेस 20 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट है वो बिकम रीपेबल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। और अब एक चीज़ बताओ, देखो गवर्नमेंट ग्रांट क्या हुई है, यहाँ पे रीपेबल हो गया। तो रीपेबल होने से ये क्या हुआ है, क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, नहीं, हमने एस्टिमेट किया था कि हम कंप्लाई कर लेंगे, इसलिए हमने रिकॉग्नाइज कर ली थी। अब हमारा क्या हो गया, रीपेमेंट आ गया, तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेट चेंज हुआ है, और वो रीपेमेंट के लिए रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रीपेमेंट टू गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक हो जाएगी। इन दोनों की कंबाइन एंट्री देखो तो 10 करोड़ की रिफंड हो जाएगा इनका, सिंपल सा।
ओके, पूरा का पूरा 5-6 के अंदर ही हो जाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकती है जो कि राइज करे रीपेमेंट ऑफ ए ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट, जो कि कंसिडरेशन करे टू बी गिवन टू द पॉसिबल इम्पेयरमेंट ऑफ द न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। चलेगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एक एंटिटी है वो एक नई फैक्ट्री ओपन करती है एंड रिसीव करती है गवर्नमेंट ग्रांट कितने की, 15,000 रुपये की, किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल इक्विपमेंट के रेस्पेक्ट में, जो कि 1 लाख रुपए का कंसिस्ट करता है। यह डेप्रिशिएट कर देती है सारी प्लांट एंड मशीनरी को 20% पर एनम पे, वो भी किस मेथड में, SLM के बेसिस पे। तो स्टेटमेंट ऑफ PNL के अकॉर्डिंग एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ग्रांट फॉर फर्स्ट ईयर अंडर बोथ द मेथड है वो कैसे अकाउंट फॉर होगी। क्या चीज़ थी, नई फैक्ट्री के लिए इनको 15,000 की मिली थी। ओके, किसके लिए, एक इक्विपमेंट की जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की कॉस्ट के लिए इनको कितना मिला था, 15,000 का गवर्नमेंट ग्रांट मिला था। ओके, और 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि 5 सालों में ये इसको डेप्रिशिएट करती है। तो सिंपल देखो, या तो इसके पास पहला ऑप्शन क्या है, ये अपन कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों को सेपरेट रिकॉग्नाइज करेगी, ये लाइबिलिटी और ये एसेट, और हर साल मतलब 20% से 15,000 का 20% कितना हुआ, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हर एक साल डेफर इनकम SOPL में चले जाएंगे, और इधर 1 लाख रुपए का 20% यानी 20,000 चले जाएंगे। तो 20,000 और 3,000 तो अल्टीमेट कितना, 17,000 का PNL में इम्पैक्ट जाएगा। ये तो था पहला मेथड। दूसरे मेथड के अंदर क्या था कि आप 1 लाख में से 15,000 घटा दो, बचे हुए 85,000 को आप डेप्रिशिएट करो ओवर द पीरियड। तो 85,000 डिवाइड बाई 5 करोगे या 20% करोगे तो भी वो 17,000 ही आएगा। सही सिंपल मेथड है, कोई वो नहीं है। तो पहले मेथड में 20,000 में से 3,000 गए। ओके, तो 20,000 PNL में ही देखो, PNL में कौन कौन सी एंट्री आएगी, 20,000 की ये डेबिट की एंट्री होगी और ये क्रेडिट की एंट्री होगी। तो ऑटोमेटिकली 17,000 का यहाँ पे वो आया डिफरेंस। उसके बाद में PPA की वैल्यू 1 लाख पूरी आएगी, और यहाँ पे 20,000 का वो जो भी डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट 12,000 में से 3,000 घटा देंगे, हर साल 3,000 घटती जाएगी और वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ये गवर्नमेंट ग्रांट भी नॉन करंट में और करंट में सेपरेटली आएगी, मतलब जो अगले साल की है वो तो करंट में 3,000 की, और बाकी सारी नॉन करंट के अंदर। ओके, बस उसी का इन्होंने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोलता है कि इनको कैश ग्रांट मिली है 30,000 रुपये की और 31 मार्च 2001। जो ग्रांट है वो यंग अप्रेंटिस को ट्रेन करने के लिए है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 18 महीने चलने की उम्मीद है। ओके, 30,000 की कैश ग्रांट थी जो कि 31 मार्च को मिली, और ये जो ग्रांट है ना वो यंग जो अप्रेंटिस है ना उनके लिए है। ग्रेट। अगेन ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लास्ट करेगा 12 मंथ्स के अंदर, लास्ट करेगा 18 मंथ्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। एक्चुअल कॉस्ट जो ट्रेनिंग की है वो कितनी है, 50,000 रुपये है। सी, अपन को कितने की मिली, 30,000 की, कॉस्ट कितनी लगेगी, 50,000 की। ठीक है, पहले साल में, और दूसरे तीसरे में अपन को लगेगी 25,000 की कॉस्ट, है ना। नॉर्मल सी बात है, मतलब 18 महीनों के लिए टोटल 75,000 की लगेगी, और 30,000 है वो हमें क्या गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। तो लगभग 45,000 की कॉस्ट हमारी जेब से लगने वाली है। समझ में आ गई बात। ओके, अब ये बोल रहा है कि 31 मार्च 2001 यानी कि ये जो ईयर एंड हुआ उस टाइम पे उन्होंने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किया एंड प्रेजेंट कर दी बैलेंस शीट के अंदर। ग्रेट। कितनी करेंगे, सी 30,000 था टोटल, 30,000 में से 30,000 था वो टोटल 18 महीनों के लिए था, तो मल्टीप्लाई बाई 12 करो, कितना आया, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 18, तो ये आया 20,000 रुपये। तो 20,000 की गवर्नमेंट ग्रांट तो वो अभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे करंट ईयर में, और बचे हुए 10,000 अगले महीने में, अगले 6 महीनों के अंदर हो जाएंगे। तो 20,000 इन्होंने अब भी कर लिया एंड 10,000 है वो डेफर हो गया। अगले साल ये 10,000 भी यूटिलाइज होगा और ये PNL के अंदर चला जाएगा, बस सिंपल। यहाँ पे ये डेफर इनकम में है, ये अगले साल ये इनकम में बन जाएगा। अगेन सेम, बस इसको ना आपको बार बार रिवाइज करना है क्वेश्चन को। उससे क्या होगा कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये 2 चीज़ें आने वाली है, और प्रेजेंटेशन भी अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। तो 20,000 10,000, और यहाँ पे ट्रेनिंग की कॉस्ट इनकी कितनी जा रही है, 50 और 25। ये तो बस इन्होंने PNL का एक्सट्रैक्ट दिखा दिया है, और कि भाई कितनी कितनी जा रही है। ओके, मतलब मेथड 1 से करेंगे तो ग्रोस बेसिस पे दिखा दिया, और यहाँ पे नेट करके दिखा दिया, बस
अब अगेन अपन को गवर्नमेंट ग्रांट एंड डेफर इनकम कैलकुलेट करनी है। आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन भी है। एंटिटी ए ने अवॉर्ड किया गवर्नमेंट ग्रांट कितने का भाई, 60,000 रुपये का, जो कि रिसीवेबल है ओवर 3 ईयर, अगले 3 सालों में रिसीवेबल है। ठीक है, ग्रेट। 40,000 पहले साल में, 10,000 अगले 2 सालों में, 10,000 करके। ठीक है, मतलब कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 10,000 आपको मिलने वाले हैं, राइट। ऑन क्रिएटिंग 10 न्यू जॉब्स, बट कंडीशन क्या है कि आपको 10, ये कंटिजेंट है, आपको 10 नई जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी और उनको मेंटेन करना पड़ेगा 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो रिक्रूट किए जाते हैं 30,000 की कॉस्ट पे। अगर मैं 10 एम्प्लॉय को रिक्रूट भी करूँ ना तो मेरे कितने लगते हैं, 30,000 रुपये की रिक्रूटमेंट कॉस्ट आती है। ओके, और 1 लाख का पहले साल में बिल है, जो अगले साल में 1,10,000 और फिर अगले साल में 1,20,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 से ये राइज हो रहा है हर साल में। ओके, कैलकुलेट कीजिए ग्रांट इनकम एंड डेफर्ड इनकम टू बी अकाउंटेड। तो अपन को अगेन यहाँ पे SOPL का एक्सट्रैक्ट देना है। तो सी, यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट अपनी कितनी लग रही है पहले साल में, 30,000 प्लस 1 लाख, तो 1,30,000 की पहले साल में कॉस्ट है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। दूसरे साल में 1,10,000 की कॉस्ट है और यहाँ पे 1,20,000 की कॉस्ट है। यहाँ पे हमें 40,000 का, यहाँ पे हमें 10,000 का एंड यहाँ पे हमें 10,000 का गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला है। तो बस ये वाली टेबल है जो कंक्लूजन आपका। आप इसे ग्रोस पे भी दिखा सकते हो और नेट करके भी दिखा सकते हो। तो सी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि डेफर इनकम कितनी होने वाली है। ओके, गवर्नमेंट आपको कितने दे रही है, 40,000 पहले साल में दे रही है और 10,000 अगले 2 सालों में दे रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि टोटल मेरी लेबर कॉस्ट कितनी है, 1,30,000, 1,10,000 और 1,20,000। ओके, तो 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000, यह है मेरा 3,60,000 का मेरा टोटल लेबर कॉस्ट होने वाला है। ओके, और उस पर मेरे को 60,000 रुपये के मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाली है। तो मतलब टोटल का कितना परसेंट मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, ये चीज़ देखो, 60,000 डिवाइड बाई 3,60,000, तो यानी 16.67% है वो मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, तो मैं जो टोटल ग्रांट है ना 60,000 को, उसको हमारे खर्चे के प्रोपोर्शन में करूँगा, खर्चे के प्रोपोर्शन में, जो मेरा एक्चुअल में खर्चा हो रहा है ना उस प्रोपोर्शन के अंदर इसको रिकॉग्नाइज करूँगा, एक्सपेंस का जो मेरा प्रोपोर्शन आएगा वो। ओके, तो पहले साल में 1,30,000 का खर्चा हुआ, टोटल 3,60,000 का होना था, 1,30,000 डिवाइड बाई 3,60,000 इंटू 60,000 का मेरा गवर्नमेंट ग्रांट था। तो पहले साल में रिकॉग्नाइज कितना करूँगा, यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइज करूँगा 21,667 का। दूसरे साल में 1,10,000 है, डिवाइड बाई 3,60,000 इंटू 60,000, यहाँ पे मैं करूँगा 18,333 का। एंड थर्ड मैं करूँगा 1,10,000 का, नहीं 1,20,000 डिवाइड बाई 3,60,000 इंटू 60,000 का मैं रिकॉग्नाइज करूँगा। तो यानी यहाँ पे पूरा 20,000 की ग्रांट रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ओके, तो ये नील हो गया मेरा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, ये नवंबर 18 के एग्जाम में भी आया था, MTPU में भी आया था, 5 मार्क कह रहा हूँ। ओके, सी, ये बोल रहा है कि एक बैकवर्ड एरिया में आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट से मिला है, स्टार्टअप हो, आप मेडिसिन करते हो ब्रेस्ट कैंसर का, तो बताओ ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज एंड प्रेजेंट द ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग केसेस एज पर इंडियाज 20। तो ए लिमिटेड है वो रिसीव करता है 1 acre ऑफ लैंड टू सेटअप ए प्लांट इन बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में प्लांट सेटअप करने के लिए इनको 1 एकड़ की लैंड मिलती है, जिसकी 12 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है, एंड गवर्नमेंट ने सिर्फ 8 लाख में दे दी, तो 4 लाख की सब्सिडी है। अब दोनों मेथड आपके पास में, या तो कम करके दिखा दो या फिर अलग अलग दिखा दो, उसको डेफर कर दो। बी लिमिटेड ने रिसीव की एक अमाउंट लोन की फॉर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपन ने कैलकुलेट किया था, तो जो भी कंसेशनल मिला है वो वाला पार्ट आपका गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगा। डी लिमिटेड ने रिसीव किया है 25 लाख रुपए इमीडिएट स्टार्टअप के लिए, विदाउट एनी कंडीशन, इमीडिएट SOPL में, इमीडिएट SOPL के अंदर आप इसको भेज सकते हो, भेजना ही है। ओके, एस लिमिटेड ने रिसीव किया 10 लाख की ग्रांट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, जिसके अंदर 80 लाख का खर्चा आया है। ओके, मतलब 80 लाख की एसेट के लिए 10 लाख को ग्रांट मिला है, तो आप कम करके भी दिखा सकते हो, या फिर डेप्रिसिएशन वाला दे रखा है ना SLM में,
तो SLM में डेफर करके इसको ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। 25 लाख की मिली है फॉर R&D ऑफ मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, एंड इवन दो कि सिमिलर मेडिसिन अवेलेबल है लेकिन ये चीपर वाला है तो ये उसी का कंबाइन बना हुआ है। ओके, 2 सालों के अंदर 50% है तो भाई ठीक है कि वो 50% तक डाउन लेंगे, 2 साल का टाइम लगेगा तो 2 साल के अंदर वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, तो टोटल कितनी मिली इनको? टोटल मिली है यहाँ पे इनको 25 लाख की ग्रांट ना, तो 25 लाख है, यहाँ पे 5वां भी मिक्स हो गया मेरे को लग रहा है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 5 है ना, यहाँ पे मेरे आंसर में 4 आ रहे हैं पॉइंट, तो यहाँ से ना और इस जगह से ये यहाँ पे 500 क्वेश्चन है। ओके, 500 का क्या रिड्यूस डेप्रिसिएशन है वो SOPL को चार्ज होगा एज पर पैरा 12 ऑफ इंडियस। 25 लाख है, नहीं यहाँ से नहीं होगा ये जो एज पर पैरा है ना, यहाँ से ये हो गया 5वां पॉइंट, तो एज पर पैरा ये इंडेस 20 के अकॉर्डिंग 25 लाख की रिकॉग्नाइज की जाएगी इमीडिएटली एज डेफर्ड, वो भी 2 सालों के अंदर रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब आता है 16 नंबर, एंटिटी ए को गवर्नमेंट से 60,000 मिले हैं। ओके, ये सेम वही क्वेश्चन है तो मैं काट रहा हूँ, बस अमाउंट भी सेम है 21,667, 18,333 और 20,000, तो ये भी आपका हो गया। और इसके साथ में आपका होगा मेरा इंडेस 20 भी ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेस 102